सितंबर अक्टूबर मंथ की घटना चक्र का हम पहला भाग डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य और वैज्ञानिक परिदृश्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये करंट अफेयर की सीरीज ना सिर्फ आपके यूपी पीसीएस जो 2024 का होने वाला है उसके काम में आने वाली है, उसके साथ साथ में आरओ का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके काम आएगी, पैट का एग्ज़ाम या फिर मध्य प्रदेश का पीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है उनमें सभी में काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के बारे में देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो कब स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन को जो लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो स्मार्ट संसाधनों को लागू करने के माध्यम से अपने नागरिकों को मूलभूत अवसंरचना, स्वच्छ एवं सतत परिवेश और उच्च गुणवत्ता के जीवन जो प्रदान करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से अगर स्मार्ट सिटी से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेंस एग्जाम में भी, तो आप डायरेक्टली या तो ये करें कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जो है तब की गई थी और इसका मेन उद्देश्य ये था। इतना डालकर आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें स्टार्टिंग में क्या था कि स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के हेतु देश के 100 स्मार्ट शहरों का चुनाव किया गया था इसमें। अब इसमें देख लीजिए कुछ अवार्ड दिए गए ये हाल के परिप्रेक्ष्य में। 25 अगस्त 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2000 विजेताओं की घोषणा की गई है। वहीं ISAC 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई है। इसके तहत इंदौर को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। किसको? इंदौर को घोषित किया गया है। जबकि स्मार्ट सिटीज मिशन के अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को, अगर राज्य का पूछा किसको किया गया, मध्य प्रदेश को ये अवार्ड मिला है। उसके साथ ही देख लेते हैं विजेताओं की सूची में। तो विजेताओं की अगर शहरों की सूची बात करें तो पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे पे सूरत है, तीसरे पे आगरा है। अगर राज्य की बात करें हम तो राज्य में पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आपका राजस्थान है और चौथे पे आपका, मतलब ये तीसरे पे दोनों है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंडीगढ़ को इसमें सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। अन्य पुरस्कार देख लेते हैं। देखिए, पिछली बार यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था प्रीलिम्स में। अगर श्रेणी के अलग अलग से बात करें, निर्मित वातावरण में कोयम्बटूर को मिला है, कानपुर का तीसरा स्थान है इसमें। संस्कृति के मामले में अहमदाबाद को मिला है ये अवार्ड। अर्थव्यवस्था के मामले में जबलपुर, लखनऊ का तीसरा स्थान है। प्रशासन के मामले में चंडीगढ़ को मिला है। मोबिलिटी के मामले में चंडीगढ़ को, स्वच्छता के मामले में इंदौर को, सामाजिक पहलू के मामले में बड़ोदरा को मिला है और शहरी वातावरण के मामले में इंदौर को मिला है। जल में इसे इंदौर को मिला है। नवाचारी इसमें मिला है हुगली, धारवाड़ को, और कोविड नवाचार अवार्ड मिला है सूरत को। आगरा का इसमें तीसरा स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला जो सौर शहर है वो कौन बना है? सांची बन गया है। अब सांची कहाँ पे है? ये सांची जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? रायसेन जिले में एक छोटा सा नगर है सांची। तो ये बन गया भारत का पहला सौर शहर। अब सांची किस लिए जाना जाता है? देखिए, सांची जो है ये सांची स्तूपों, एकाश्मी ये अशोक स्तंभ, मंदिरों, बौद्ध विहारों और स्थापत्य संपदा के कारण ये जो जाना जाता है। इनमें से सांची के स्तूप सबसे प्रमुख माने जाते हैं। इसे द ग्रेट स्तूपा के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस महान स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक, ये सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण कराया था। और ये क्या था? 1989 में ये विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। वर्तमान में क्या परिप्रेक्ष्य में है? देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सांची को भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। और मोढेरा क्यों चर्चा में था? मोढेरा पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया मोढेरा। अब मोढेरा है कहाँ पे? मोढेरा गुजरात में। इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित सोलर पावर गांव जो घोषित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम। एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। किसको? एनसीईआरटी को। इसमें पूछ रहेगा कि एनसीईआरटी को कौन सा दर्जा दिया गया है, तो इसको जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अब इसके क्या क्या देखिए लाभ होंगे। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी के प्रयासों को सुदृढ़ बनाएगा। साथ ही यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग करने के लिए एनसीईआरटी के प्रयासों को और मजबूती प्रदान करेगा। उसके साथ ही यह दर्जा स्कूल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि के क्षेत्र में भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों को तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाले थिंक टैंक एवं राष्ट्रीय संसाधन संस्थान के रूप में एनसीईआरटी की भूमिका को और सशक्त बनाएगा।
अब देखिए एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में स्थापित एक ये स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र कहाँ पे, ये भारत मंडप ये बना था, ये कहाँ, ये बना था दिल्ली में। अब ये भारत मंडप का नाम क्यों ये भारत मंडप पड़ा, तो लिखने है कि भारत मंडपम नाम जो है भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। उल्लेखनीय है कि अनुभव मंडपम 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह के लिए स्थापित एक मंडप था। तो आपको पता होना चाहिए ये क्यों पड़ा था इसका नाम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। कहाँ पर, नई दिल्ली में है। ये कितने फीट की है, 28 फीट की है। अष्ट धातुओं से मिलकर बनी है, स्वर्ण, रजत, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता। इस मूर्ति को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णा स्थापित एवं उनके दल द्वारा 7 माह के रिकॉर्ड समय में निर्मित किया गया है इसको। नेक्स्ट चलते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया है। इसके द्वारा केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब ये 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इसका टारगेट क्या था कि अगले 5 वर्षों में यानी कि 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM10 एवं PM2.5 ये क्या होते हैं, कण होते हैं ये धूल मिट्टी के स्तरों में 20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था। लॉन्च कब किया गया था, तो लॉन्च अगर पूछे तो 2019 में लॉन्च किया गया था। 5 साल के लक्ष्य के साथ ही 2024 तक ये PM2.5 और PM10 में जो है इतने 20 से 30% तक की कटौती का लक्ष्य रखा गया था इसमें। अब NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 131 शहरों का इसमें लक्षित किया गया है। कितने, 131 शहरों को। इसके उद्देश्य हैं विभिन्न स्थलों शहरों की वायु गुणवत्ता स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। दूसरा क्या है, NCAP के लक्ष्य सभी के लिए स्वच्छ वायु को प्राप्त करना है। अब इन 131 शहरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 में 47 शहर हैं, श्रेणी 2 में 44 शहर हैं, श्रेणी 3 में इसमें जो 40 शहर हैं। जनसंख्या 40 लाख से अधिक 10 लाख से अधिक जनसंख्या जो है ये 47 शहर हैं ऐसे। जो 44 शहर हैं उनकी जनसंख्या 3 से 10 लाख के बीच में है और जो 40 शहर हैं उनकी जनसंख्या 3 से 3 लाख से कम है। अगर पहली श्रेणी वाले की बात करें हम, देखिए पहले तो ये देख लो आप, 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की घोषणा की गई है। आपको पता होना चाहिए 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है। अब जो श्रेणी 1 के शहर हैं तो उनमें कौन कौन से आते हैं, उसमें देखिए शहर और राज्य दोनों देखते हैं। इंदौर पहले नंबर पर, आगरा दूसरे पे और ये ठाणे जो इसमें तीसरे पे है। मध्य प्रदेश इसमें पहले पे, उत्तर प्रदेश दूसरे पे और महाराष्ट्र तीसरे पे। और श्रेणी 2 की बात करें हम तो अमरावती पहले पे, मुरादाबाद दूसरे पे इसमें। तो यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप दोनों को इसको पता होना चाहिए, आगरा और मुरादाबाद का। श्रेणी 3 की बात करें तो परवाड़ू इसमें, ये काला अम्बा और अम्बुला है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति भी देख लेते हैं श्रेणी 1 के शहरों में। दूसरी रैंक आपने देखा होगा आगरा की है, एक ही देख लो बस काफ़ी है। श्रेणी 2 के शहरों में दूसरी रैंक जो मुरादाबाद की है। श्रेणी 3 में चौथी रैंक जो रायबरेली की है। नेक्स्ट चलते हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना। तो देखिए इन्हें आपको सिर्फ ये योजना पढ़ के ऐसे नहीं छोड़ देनी। आप जब भी परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, परिवहन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोई भी, तो गवर्नमेंट की उसमें स्कीम्स पूछी जाए, तो गवर्नमेंट की उसमें जो भी योजना है वो पूछी है, तो आप इसको लिख के और इसको किस लिए लाया गया इसको लिख के आप उसमें जो 4-5 रेफरेंस दे सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है, गवर्नमेंट ने ये स्कीम प्रोग्राम लाया है। ठीक है, तो इसका मकसद क्या था, तो प्रधानमंत्री ने इस दृष्टिकोण के आधार पर देश भर में 1309 स्टेशनों के पूर्ण विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना को प्रारंभ किया गया था। तो किस लिए, 1309 स्टेशनों के पूर्ण विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना को प्रारंभ किया गया है। बस इतना देख लो काफ़ी है। अब इसमें देखिए 1300 जो 9 स्टेशन है उसमें 156 जो स्टेशन है वो उत्तर प्रदेश के, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपी में, महाराष्ट्र में कितने 126 स्टेशन है, पश्चिम बंगाल में 98 है और बिहार का अगर कोई एग्जाम है तो बिहार में ये रेलवे स्टेशनों की संख्या 92 है। तो आपको अगर यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर
उसके बाद में फिर RO का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता नहीं कि यूपी के कितने स्टेशन, 156 स्टेशन इसमें यूपी के शामिल हैं। तो इसके पहले चरण के जो शुरुआत 6 अगस्त 2023 को हो गई है, तो इसमें कितने 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला इसमें रखी गई थी। अब इसमें से 508 में से कहाँ गए, उत्तर प्रदेश के 508 में से पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 55 है, राजस्थान के 55 है, बिहार के 49 है। बस 3 याद कर लो, काफ़ी है। बाकी आप जहाँ का भी एग्जाम देने जा रहे हो फिर उसका देख लीजिए। जो मध्य प्रदेश का देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का देख लें, मध्य प्रदेश में 34 स्टेशन है। पश्चिम बंगाल का जो एग्जाम देने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल का देख लें, पश्चिम बंगाल का भी नवंबर दिसंबर में प्री होने वाला है, तो इसमें कितने हैं, इसमें 37 हैं। अदर स्टेट में जहाँ पे जा रहे हैं, हरियाणा वाले देख लें 15 हैं, आंध्र प्रदेश में 18 हैं, झारखंड में 20 हैं, तेलंगाना में 21 हैं और तमिलनाडु में 18 है, कर्नाटक में 13 है। तो सबको याद करने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ का एग्जाम देने जा रहा है वो उसको देख ले। बाकी यूपी वाले देखें, यूपी में 55 स्टेशन पहले चरण में है और टोटल स्टेशन कितने, टोटल 156 है यूपी से। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जॉर्जिया, देखिए जॉर्जिया द्वारा क्या किया गया, हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। अभी पूछा कौन से माह को, तो इसमें अक्टूबर माह को इन्होंने जो है हिंदू विरासत माह डिक्लेयर किया है, माह, ठीक है, ये डिक्लेयर किया है। वर्तमान परीक्षा देखिए, अगस्त 2023 में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह जो है ये के रूप में घोषित किया है। अब हिंदू अमेरिकी समुदाय द्वारा जॉर्जिया राज्य में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता प्रदान करने हेतु इस पहल की घोषणा की गई है। क्लियर है। अब ये अक्टूबर को क्यों घोषित किया? देखिए अक्टूबर माह में आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्मदिन जो अक्टूबर में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रमुख हिंदू त्यौहार जो है वो अक्टूबर में मनाए जाते हैं, जैसे क्या आपका नवरात्रि हो गया, नवरात्रि चल रहा है अभी, दशहरा हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से जो है इस माह को ये डिक्लेयर किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का उद्घाटन जो किया जा चुका है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा बना कब था? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका जो सचिवालय है वो कहाँ पर है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में 193 सदस्य हैं इसके, 193 मेंबर है इसके वर्तमान में। अभी इसके वर्तमान जो महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में महासचिव हैं। तो 78 में इसका सत्र का विषय देख लेते हैं। तो इसका विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और उसके सतत विकास लक्ष्यों पर तेजी लाना, इसके जो था ये मुख्य विषय था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे देख लेते हैं। तो 1 जून 2023 को डेनिस फ्रांसिस यानी कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हेतु निर्वाचित किए गए थे। कौन? डेनिस, ये फ्रांसिस, डेनिस फ्रांसिस का नाम पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विशेषता देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र डेनिस फ्रांसिस के महासभा के अध्यक्ष की भूमिका संभालने के साथ ही प्रारंभ किया गया है। अब भारत की ओर से कौन गए थे इसमें? तो भारत की ओर से ये विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इसमें भाग लिया था भारत की ओर से। नेक्स्ट चलते हैं। G77 ये क्या है? इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ ये देख लेते हैं। G77 जो है ग्रुप ऑफ 77 की स्थापना 15 जून 1964 को की गई थी। जो 77 विकासशील देश हैं, 77 विकासशील द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी पहली बैठक देख लेते हैं। तो 1967 में ही अल्जीयर्स यानी कि अल्जीरिया में इसकी पहली बैठक आयोजन किया गया था। अब इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? नाम G77 है लेकिन संख्या बढ़कर इसकी हो गई है 134 यानी कि 134 इसकी संख्या पहुंच चुकी है। तो चाइना के अनुसार वह G77 का सदस्य नहीं है बल्कि मात्र इस समूह के मिशन का समर्थक है। क्लियर? चाइना इसका सदस्य नहीं है। अब ये जो है 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए अगर इससे G77 से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो विकासशील देशों के लिए G77 का क्या महत्व है, तो आपको पता होना चाहिए कि G77 जो है ये 77 मतलब देशों के ग्रुप से एक स्टार्ट किया गया था। तो कब किया था? 1964 में पहली बैठक इसकी तब हुई थी और अभी वर्तमान में इसके इतने सदस्य हैं। तो यहाँ से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो आप बता देंगे। तो या फिर यहाँ से भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं कि G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। ये भी अगर इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे तो आप ये भी काफ़ी अच्छा है। भारत के क्या है इसमें? भारत भी इसका G77 का सदस्य है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था व्यापक
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बातचीत क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ विकासशील विश्व के सामूहिक हितों की रक्षा करना इसका मेन उद्देश्य था। अभी पूछ लिया जा सकता है कि 2023 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, तो क्यूबा में इसका सम्मेलन हुआ है, तो हवाना क्यूबा में इसका सम्मेलन हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो देखिए ऐसे कोई अगर अध्यक्षता की जाती तो डायरेक्ट नाम पूछ लेता है, तो कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये क्यूबा के राष्ट्रपति थे, मिगुएल डियाज कैनेल। नेक्स्ट चलते हैं, इसका केंद्र विषय क्या था ये देख लेते हैं। वर्तमान विकास चुनौतियाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका, यानी कि करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका जो केंद्रीय विषय था। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी देखिए नेक्स्ट बैठक भी पूछी जा सकती है कि नेक्स्ट बैठक इसकी कहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो इसकी जो नेक्स्ट बैठक है वो 2024 में होगी युगांडा में। नेक्स्ट बैठक इसकी युगांडा में आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये श्रीता थाविसिन जो इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं थाईलैंड के, तो ये पूछा जा सकता है। इनकी पार्टी का नाम भी देख लो, तो फ्यू थाई पार्टी के ये जो है मतलब ये हैं श्रीता थाविसिन को थाईलैंड का इनके मतलब पार्टी है क्या? फ्यू थाई पार्टी। तो 30 में प्रधानमंत्री बनाया गया, तो ये नहीं पूछता कौन सा प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन इसके पार्टी का नाम या फिर इनके व्यक्ति का नाम ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की गई 2023 में इसके द्वारा। ये यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एक अमेरिकी कंपनी है, इसके द्वारा निकाली गई है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? स्विट्जरलैंड को 2022 में भी सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया है, तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर इसमें। दूसरे स्थान पर देख लेते हैं, देखिए यद्यपि स्विट्जरलैंड ने लगातार दूसरे वर्ष कुल 6 बार अब तक इस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और बाकी अन्य देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। कनाडा इसमें दूसरे स्थान पर है, स्वीडन इसमें तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका को इसमें 5वां स्थान दिया गया है और लास्ट स्थान किसका? ईरान का लास्ट स्थान है इसमें। अब जो देखना तो हमें देखा ही नहीं, यहाँ पे भारत का कितना स्थान है? भारत का यहाँ पे 30वां स्थान है। लास्ट ईयर भारत को 31वां स्थान मिला था, इस बार 30वां स्थान है। उल्लेखनीय की सूची में भारत 30वें स्थान पर स्थित है, जो 2022 में कितना था? 31वां स्थान था। तो भारत का भी 2023 में स्थान है भारत का 30वां। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देख लेते हैं। ये किसके द्वारा निकाली गई? फोर्ब्स द्वारा निकाली गई है। इसमें वर्ल्ड की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देख लेते हैं। जीडीपी बिलियन यूएस डॉलर में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहले नंबर पर इसमें यूएसए है, तो जीडीपी इतनी है इसकी 26,854 बिलियन यूएस डॉलर। वहीं पर अगर देखें चाइना दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है, 3 आप पता होना चाहिए। बाकी देखते हैं भारत की रैंक कितनी है। चौथे पर कौन है? इसमें जर्मनी है। 5वें रैंक पे भारत है। भारत की जीडीपी टोटल कितनी है? टोटल जीडीपी है 3,740 बिलियन डॉलर। अगर देखा जाए प्रति व्यक्ति जीडीपी और वार्षिक जीडीपी वृद्धि देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है? 2.6 और वार्षिक वृद्धि 5.9 की इसमें। छठे नंबर पर यूके है। भारत के आगे पीछे दोनों का पता होना चाहिए और बाकी स्टार्टिंग के 3 पता होने चाहिए आपको। रूस का इसमें जो है रूस का इसमें 11वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति जीडीपी के पीपीपी के आधार पर विश्व के सबसे 5 जो गरीब देश है कौन से होते हैं? एक तो दक्षिणी सूडान हो गया, बुरुंडी हो गया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य सोमालिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। विश्व की 5 मजबूत जो मुद्राएं हैं यानी करेंसी वो देख लेते हैं। कुवैती दिनार, तो ये कितना है इसका? अगर रुपये में देखा जाए तो एक कुवैती दिनार जो 269 रुपये का बैठता है और यूएस डॉलर 3.24 का, और बहरीनी दिनार कितने का? 220 रुपये का बैठता है। उसके बाद में ओमानी रियाल है 216 रुपये का, जॉर्डियन दिनार है ये 170 रुपये का है, ब्रिटिश पाउंड है ये 103 रुपये का है। अगर एशिया में रैंक देखी जाए तो नॉमिनल जीडीपी में एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है, उसके बाद जापान है, फिर भारत का स्थान जो इसमें तीसरा आता है। भारत की शीर्ष कंपनियां देख लेते हैं 10 कंपनियां। पहले नंबर पर रिलायंस का नाम आता है, दूसरे पर ये टाटा कंसल्टेंसी, फिर एचडीएफसी, 3 ही देख लो काफ़ी है। हैनले पासपोर्ट में देख लेते हैं सिंगापुर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से देख लेते हैं कौन सी शीर्ष अमीर देश है। पहले पे इसमें आयरलैंड है, दूसरे पर लग्जमबर्ग है, तीसरे पर सिंगापुर है। नेक्स्ट चलते हैं, ऋण जीडीपी अनुपात के मामले में भारतीय राज्यों का क्रम कौन सा? देखिए पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पंजाब, तीसरे पर नागालैंड है।
अब देख लेते हैं आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में पहला इफेक्ट हमारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम जो जारी किया गया है। तो ये जापान की कंपनी है हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी है हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत के पहले यूपीआई एटीएम को इसका जो लॉन्च किया गया है। तो आपको पता नहीं चाहिए किसके द्वारा, हिताची पेमेंट सर्विस द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति 2023-24 के बारे में देख लेते हैं। तो 10 अगस्त 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कोनवी शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2023-24 जारी किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो आरबीआई का जो भी गवर्नर होगा वो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है, पहली चीज़। दूसरा कौन निकालता है, ये निकालते हैं, मतलब आरबीआई का अध्यक्ष ही निकालता है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें देखिए अभी जो सीडीआर है वो सीआरआर कितना है, अभी सीआरआर 4.50 है। एसएलआर की बात करें तो 18% है एसएलआर अभी। आधार दर कितनी है, आधार दर इनके बीच में है 8.5 से 10 के बीच में है। बचत दर कितनी 2.5 से 2.7 से 3 के बीच में है। रेपो रेट पूछा जा सकता है छोटे एग्जाम किसी भी वनडे एग्जाम में 6.5 है। वहीं पर अगर बैंक दर की बात किया तो 6.7 है और MSF रेट की बात किया 6.75 है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं अभी। देखिए वित्तीय समावेशन सूचकांक पूछ लेता है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 2023 के लिए जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2023 में 56.4 की तुलना में 60.1 है, जो यह प्रदर्शित करता है कि सभी उप सूचकांकों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 जारी की गई है। तो देखिए इस नीति की अवधि जो है 5 वर्ष के लिए है, जो 8 जून 2023 से अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए भारत बेसिक जेनरिक दवाओं का 20% निर्यात करता है और इस संदर्भ में बेसिक स्तर पर यह सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा, विश्व में चिकित्सा सामग्री का 12वां सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। उसके साथ ही भारतीय औषधि तथा फार्मास्यूटिकल निर्यात वित्तीय वर्ष 2022 में 24.7 बिलियन US डॉलर तथा वित्तीय वर्ष 2021 में 24.44 बिलियन डॉलर रहा था। नेक्स्ट है भारत शीर्ष 20 बेसिक चिकित्सा उपकरण बाजारों में से एक है तथा एशिया में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है। उसके साथ ही देख लेते हैं भारत ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजनाओं हेतु सीधे 100% तक की तथा ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजनाओं में सीधे 74% तक की FDI की पेशकश करता है। यानी कि अनुमति कितनी है, ब्राउनफील्ड में तो 74% है और ग्रीनफील्ड में 100% की अनुमति है। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023 के बारे में देख लेते हैं। ये जारी की गई है फॉर्च्यून द्वारा। मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब इसमें देख लेते हैं शीर्ष कंपनियाँ कौन सी हैं और भारत की कौन कौन सी कंपनियाँ इसमें जो है टॉप पर रही हैं। तो इसमें देखिए पहले नंबर पर शीर्ष कंपनी जो है वो ये वालमार्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। दूसरी ये सऊदी अरब की अरामको है। तीसरी जो स्टेट ग्रिड है चाइना की। इसमें भारत की कंपनी कौन सी है, भारत की 500 कंपनियों में शीर्ष 8 कंपनियाँ भारत में हैं, ठीक है। 500 में 8 कंपनियाँ भारत की हैं इसमें। तो कौन सी कंपनियाँ जो भारत की जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, तो पहली जो कंपनियाँ हैं मतलब 88वां स्थान है इसकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, 94वां स्थान है इंडियन ऑयल का और 107वां स्थान है ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया का, 158वां ऑयल का। बस ये 3-4 देख लो काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व आर्थिक परिदृश्य के देख लेते हैं। इसमें IMF द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट विश्व आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक आउटलुक, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो निकाला गया है, ये शीर्षक क्या था, नियर टर्म रेजिलेंस परसिस्टेंस चैलेंजेस के नाम से निकाली गई है। तो इसमें बताया गया है कि भारत जो 2021-22 में क्रम से 9.1 और 7.2% मतलब वृद्धि की गई है, मतलब इसने बताया है। 23-24 का इसने क्या आंकड़ा बताया, 23-24 में 23 में 6.1 और 24 में 6.3 रहने का अनुमान है। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक वृद्धि कितनी रह सकती है विश्व की, तो 2023 में 3.0 और 2024 में 3.0 मतलब इतनी रह सकती है। वहीं भारत की देख लेते हैं। भारत का बताया 2023 में मतलब 6.1 और 2024 में ये रहते 6.3 रह सकती है। तो इनमें भारत इनमें सभी में जो सबसे ज़्यादा है ये 6.3। विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2023 देख लेते हैं। तो विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2023
स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2023। इसका मुख्य विषय क्या था? देखिए, शहरीकरण, कृषि खाद्य प्रणाली परिवर्तन तथा ग्रामीण शहरी सातत्य में मतलब स्वास्थ्य आहार, जो इसका ये मुख्य विषय था। ये किसके द्वारा निकाली जाती? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ के द्वारा, और IFAD, यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आबादी के लगभग 29.6% यानी कि 2.4 मिलियन लोगों के पास भोजन की निरंतर पहुंच नहीं थी, जो मध्यम एवं गंभीर असुरक्षा की स्थिति को दर्शाता है। तो इसको डाटा को आप जो है मेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो विश्व में अगर मिलियन में जनसंख्या देखें 900 मिलियन लोग हैं इसमें एशिया में सबसे ज़्यादा 456 मिलियन लोग। उसके बाद में नंबर आता है अफ्रीका का, उसके बाद आता है नंबर लैटिन अमेरिका का। नेक्स्ट अब वैज्ञानिक परिदृश्य से देख लेते हैं। देखिए, एंटी ड्रोन प्रणाली, ये इंद्रजाल क्या है? ये एंटी ड्रोन प्रणाली जिसको भारत द्वारा अनावरण किया गया है। तो देखिए, सितंबर 2023 में भारत ने प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया है। तो इंद्रजाल को हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा निर्मित एवं विकसित किया गया है। तो पता होना चाहिए इंद्रजाल क्या है? ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली है, ठीक है, जिसको भारत में स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा निर्मित एवं विकसित किया गया है। अब इंद्रजाल का भव्य अनावरण उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में किया गया है। अब मेंस के हिसाब से देख लीजिए, इसका महत्व पूछा जाता है मेंस में, इसका क्या महत्व है भारत के लिए। तो इंद्रजाल जो है विश्व का एकमात्र स्वायत्त व्यापक क्षेत्र प्रणाली यानी कि CUS है। इसे अत्याधुनिक प्रणाली को सूक्ष्म, छोटे, बड़े तथा अत्याधुनिक बड़े ड्रोनों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम माना जाता है, जो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है। एक दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा, यह प्रणाली बहुत ही कम समय में खतरों का जवाब देने में सक्षम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिंदु क्या हो गए? देखिए, भारत ड्रोन खतरों से उत्पन्न बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। इस संदर्भ में इंद्रजाल एक अधिक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करते हुए एक प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। तो 3-4 पॉइंट होगा आपके यहाँ से, ठीक है। तो आप इन पॉइंट को मेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड जो है ये कहाँ पे बनाई गई? तो ये लद्दाख में बनाई जा रही है। किसके द्वारा? BRO द्वारा, यानी कि सीमा सड़क संगठन द्वारा लद्दाख के नियोमो में विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू मतलब हवाई क्षेत्र के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये कहाँ पर है? इसके लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। नियोमा एक जगह है, लद्दाख में स्थित एक प्रमुख गाँव है जो लेह जिले के अंदर एक भारतीय वायुसेना बेस की मेजबानी करता है। क्लियर है? नियोमा जगह लद्दाख में। तो कितने फीट का मतलब कितने फीट समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी? 13,710 फीट की ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। BRO द्वारा वर्तमान में सिनुक ला सुरंग का निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है। ऊंचाई काफ़ी है उसकी भी। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश, लाहौल व स्पीति को लद्दाख के में जास्कर घाटी से जोड़ेगी और हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि नेचीफू सुरंग, तो ये कहाँ पे है? ये नेचीफू सुरंग जो अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का भी उद्घाटन किया है इन्होंने रक्षा मंत्री द्वारा। ये 500 मीटर की लंबी सुरंग है। ये पूछा सकता है कि किस राज्य से संबंधित है ये नेचीफू सुरंग। नेक्स्ट चलते हैं, WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ ये देख लेते हैं। तो इसका आयोजन हुआ है, देखिए ये इसका आयोजन हुआ 17 से 18 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है। तो इस सम्मेलन में संयुक्त रूप से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये आयोजन जो किया गया था। दोनों को पता होना चाहिए, WHO इसमें और आयुष मिनिस्ट्री है। इसकी थीम क्या थी? देखिए विषय क्या था, केंद्रीय विषय सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर, यानी कि टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल। इसका उद्देश्य क्या था? इस शिखर का सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी ज्वलंत चुनौतियों को संबोधित करने तथा वैश्विक स्वास्थ्य एवं सतत विकास में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक, पूरक एवं एकीकृत चिकित्सा की भूमिका का पता लगाना है। अब इसी में देखिए गुजरात घोषणा पत्र का जो अनाउंस किया गया था, गुजरात घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के बाद इसके परिणामों को रेखांकित करते हुए गुजरात घोषणा पत्र यानी कि गुजरात डिक्लेरेशन जारी किया गया है। तो आपको पता होनी चाहिए गुजरात डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? ये संबंधित है पारंपरिक एवं पूरक औषधि से संबंधित है गुजरात डिक्लेरेशन।
अब इसके साथ ही देख लेते हैं WHO पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र बनाया गया है। कहाँ पे? ये बनाया गया है जामनगर गुजरात में। यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ पे बनाया गया? ये बनाया गया 2022 में जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं। पिरबल क्या है? पिरबल एक रिवॉल्वर है। पिरबल एक रिवॉल्वर है। यह लंबी दूरी की एक रिवॉल्वर है। भारत में निर्मित पहली ऐसी रिवॉल्वर है जो साइड स्विंग मतलब सिलेंडर से लेस है। तो आपको सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि हाल में ये डेवलप किया गया, विकसित किया गया पिरबल क्या है? हेलीकॉप्टर है, मिसाइल है, रिवॉल्वर है, या फिर कोई बंदूक टाइप का कुछ भी बोल देगा ऐसे करके। तो इसकी क्षमता भी पूछी जा सकती है, कितनी? 50 मीटर तक की इसकी क्षमता है। बस इतना ही काफ़ी है। ये पूछा है किसने डेवलप किया, क्या नहीं किया, बहरहाल इतना देख लो, बस काफ़ी है। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3 में। भारत का पहला स्वदेशी मतलब ये 700 मेगावाट का है इलेक्ट्रिक क्षमता का दाबित भारी जल रिएक्टर, ये जो है ये बनाया जा रहा है गुजरात में। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3 भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये होगा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब इसके साथ ही भारत में नाभिकीय ऊर्जा की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? 7480 मेगावाट तक क्षमता जो भारत की हो जाएगी। ये अभी भी टोटल परसेंटेज में कमी है। नेक्स्ट है नमो 108। ये क्या है कि ये जो है कमल की नई प्रजाति है नमो 108 यानी कि नमो 108। तो क्या हुआ था कि देखिए 19 अगस्त 2023 को क्या हुआ था, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल के पुष्प की नई प्रजाति का अनावरण किया है। इस अवसर पर कमल अभियान का भी शुभारंभ किया गया था। तो नमो 108 क्या है? कमल की जिस नई प्रजाति का अनावरण किया गया उसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए इसका नाम जो है ये रखा गया कमल नमो 108। क्लियर है? तो इस पुष्प को लखनऊ स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो पता नहीं किसके द्वारा? ये लखनऊ स्थित CSIR द्वारा विकसित किया गया है इसको। तो इसमें 108 पंखुड़ियाँ, ये भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। अस्त्र क्या है? एक मिसाइल है जिसका भी सफल परीक्षण किया गया है। तो देखिए पहली बार क्या हुआ है इसमें, वर्तमान में 23 अगस्त 2023 को भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार LCA तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ान मतलब सफलतापूर्वक किया गया है। पहली बार जो ये तेजस लड़ाकू विमान से ये किया गया है। अब ये परीक्षण हुआ कहाँ है? तो गोवा तट पर ये परीक्षण किया गया है। अभी तक ये क्या हुआ था, इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI विमान से ही किया जाता रहा है। तो पहली बार ये तेजस से भी किया गया है। क्लियर है? अभी देखिए एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य से देख लेते हैं। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर है। अब इसकी देखिए क्षमता और बढ़ाने की बात चल रही है, तो इसमें 160 किलोमीटर तक की क्षमता हो जाएगी। उसका नाम रखा जाएगा अस्त्र मार्क 2, इसका नाम रखा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट एक तो क्लास और आएगी जिसमें मतलब 30 मिनट 40 मिनट की वो क्लास होगी, उसमें दोनों क्लासों में कवर कर दिया जाएगा पूरा करंट अफेयर जो भी रह गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।